अस्सलाम वालेकुम जी। ये मरीम नवाज साहिबा ज़ाती ज़िंदगी में शायद बहुत ही कोई मुतकब्बर और मगरूर किस्म की खातून वाक़या हुई हैं। ये क्यों कह रहा हूँ, ये आपको समझाऊंगा। इमरान खान की कॉपी करते करते मरीम नवाज कितनी ही चीज़ों में फ़ेल होंगी, ये भी आपको समझाऊंगा। साथ साथ पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैम या शहबाज शरीफ की हुकूमत का सबसे बड़ा स्कैम शायद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की सेल ही रहेगा। वो क्यों कह रहा हूँ, वो भी आपको समझाता हूँ। समझ जाएंगे आप, उसके बारे में भी समझ जाएंगे। साथ सरकारी बाबुओं को मुफ्त की गाड़ियों का इतना शौक क्यों होता है और बाद में क्यों गाड़ियां छुपाते फिरते हैं, ये क्या कहानी है, इस पर भी बात करेंगे। नादरा स्कैम के ऊपर भी बात करते हैं कि नादरा का स्कैम क्या है भाई, कैसे जालमाना किस्म के फैसले किए जा रहे हैं। और आखिर में ये सऊदिया पाक डिफेंस एग्रीमेंट क्या गले की हड्डी बन गया। हमारे फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है, सुबह मैंने आपको न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बनाई थी, अभी फाइनेंशियल टाइम्स की एक स्टोरी बताता हूँ। मैं हूँ अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फीडबैक आपने अपना ज़रूर देना है कमेंट्स की सूरत में, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। मेंबरशिप और सुपर थैंक्स की ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। जनाबे वाला, मैडम मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ एक खिलाड़ी नसीम शाह ने एक ट्वीट की। मैडम मरियम के शान में तौहीन हो गई, पीसीबी ने शोकॉज नोटिस जारी कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। खिलाड़ी सियासत में तबसरा नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? आप माइलेज ले रही हैं खिलाड़ियों से, वैसे भी वसीम अकरम कल आपके साथ खड़ा था, तो क्यों नहीं कर सकता तबसरा? और क्या खिलाड़ी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? चलो खैर, आपने डेकोरम बनाया हुआ, नहीं कर सकता, लेकिन जिस किस्म की कार्रवाई की जाएगी, जिस किस्म का एक्सपेक्ट किया जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं करियर इसका तबाह हो जाएगा। मलका आलिया के ऊपर जनाब वो तनकीद करने पर, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मरीम नवाज साहिबा को ये अंदाज़ा होना चाहिए भाई कि आपको शक्ल कोई देखना नहीं चाहता पाकिस्तान में। पूरे डंडे के ज़ोर पर कब तक आप बैठेंगे सरों पर सारे लोगों के? ये बात ठीक है कि पाकिस्तान को आपसे बचाना है बेसिकली, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आप लोगों ने फार्मूला निकाल लिया है कि वोट के बगैर कैसे आप बार बार ताकत हासिल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक फार्मूला है, बहुत ज़्यादा हैबतनाक फार्मूला है, हौलनाक फार्मूला है कि किस तरीके से आप वोट नहीं लेंगे और पावर में आ जाएंगे। नालायकी की इंतहा इतनी है आपकी कि बुज़दार की आपने चोरी कर रही हैं आप जो प्रोजेक्ट्स हैं। अब एक और काम हो रहा है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम हो रहा है, इस पर भी आपको स्कैंडल मिलेगा। तहरीक इंसाफ ने सेहत कार्ड शुरू किया था, आपको याद होगा, मरीम नवाज शरीफ ने कहा था ये तो मैं ख़त्म करती हूँ ना, ये इसको फ़ायदा क्यों मिले, ख़त्म किया। ऑडियो लीक हुई थी उस चीज़ की, हर आदमी को पता है कि सेहत कार्ड इसलिए ख़त्म किया गया था कि लोग इमरान खान की तारीफ़ें करते थे। लोग, मैं ज़ाती तौर पर इस चीज़ का गवाह हूँ कि कितने ही लोगों को कितने बड़े बड़े फ़ायदे हुए थे। कई सफ़ेद पोश हैं जिनके पास शायद घर में गाड़ी भी खड़ी होगी, मोटरसाइकिल भी होगा, कितने बड़े बड़े फ़ायदे हुए थे उन लोगों को, और उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे कि यार हमारा 1 रुपया भी नहीं लगा, यार मुझे सरकारी अस्पताल के धक्के नहीं खाने पड़े, यार मेरा 1 रुपया नहीं लग गया। ये मैं आपको आप बीती बता रहा हूँ। मैंने ऐसे लोगों को हॉस्पिटल में विज़िट किया है, महंगे हॉस्पिटलों में, जहाँ पर मैं इलाज नहीं करवा सकता, वहाँ पर लेटे हुए हैं, चिल कर रहे हैं एसी वाले कमरे में, और सरप्राइज्ड है कि भाई मैं तो सिर्फ दिखाना ऐसी डॉक्टर ने, डॉक्टर ने कहा दिखाएं ज़रा, नंबर डाला, उन्होंने कहा जी आपका तो 10 लाख की लिमिट है, इलाज हो सकता है, हम कर देते हैं आपका इलाज। कहते हैं मैं फिर ऐसे ही दाखिल हो गया, मैं तो सरकारी से टाइम लेता था सी। अब क्या होगा जनाबे वाला, अब पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि हम भी ये इलाज करवाएंगे लेकिन हम हर कार्ड के लिए, हर इलाज के लिए अलग कार्ड जारी करेंगे। अभी एक कार्ड जारी जो किया है कार्डिक सर्जरी के लिए, दिल की सर्जरी के लिए, ठीक है, 3.5 लाख रुपए में जो सर्जरी वैसे हो जाती है, तो पंजाब गवर्नमेंट ने अब 7 लाख रुपए में होगी। और इसमें हॉस्पिटल कौन से 2 सेलेक्ट किए गए? शरीफ ख़ानदान की ज़ाती मलकियत जनाब इत्तफाक हॉस्पिटल और शरीफ मेडिकल सिटी, ये सरकारी सर्जरीज़ के लिए मुंतखब किए गए हैं। दीगर हॉस्पिटल्स में भी होंगे, इसमें बैरियक हॉस्पिटल भी शामिल है जी, उमर हॉस्पिटल भी शामिल है जी, हबीब भी शामिल है। तहरीके इंसाफ के दौर में ये तकरीबन प्रोजेक्ट था, 3.5 लाख रुपए एक हार्ट की सर्जरी के दिए जाते थे हॉस्पिटल्स को। अब जनाब ये रकम हो गई है 7 लाख रुपए, डबल कर दी गई ये रकम। मरीम नवाज शरीफ का जी ये विजन है, और बेसिकली अब होगा ये, पहले तो जनाब ये ट्रांसपेरेंसी थी
कि मरीज़ को पता होता था मरीज़ किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपनी मर्जी के हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा सकता था। अब होगा ये कि अब आप सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे, सरकारी हॉस्पिटल आपको रेफ़र करेगा फिर किसी हॉस्पिटल में अपनी मर्जी के में, वहाँ पर जाके आप इलाज कर सकेंगे। होता क्या है इससे, अब होगा ये कि आप सरकारी हॉस्पिटल में गए हैं, वहाँ पर डॉक्टर अदील आपका इलाज कर रहा है। डॉक्टर अदील का एक दोस्त है जो कि शरीफ मेडिकल में है, जो कि डॉक्टर अली है, तो वो कहेगा यार ज़रा पेजा करना, या शरीफ मेडिकल का एमएस जो है वो डॉक्टर अली को कहेगा पेज यार। तो डॉक्टर अली के सारे ही मरीज़ शरीफ मेडिकल सिटी में जाएंगे। और ये कोई अनहोनी बात नहीं, पाकिस्तान में हमने ये होते देखा है। मेडिकल रैप्स जो हैं वो डॉक्टरों को गाड़ियाँ देते हैं, डॉक्टरों को फॉरेन टूर्स करवाते हैं, डॉक्टरों को पता नहीं क्या क्या अदायगियाँ करते हैं। तो फिर जो पर्ची वाले डॉक्टर के पास जब जाते हैं ना, वो आपकी दवाई लिख के देता है, ठीक है, उस डॉक्टर की दवाई लिख के देता है। ये तो आपने अपनी आंखों से होता है। देखो तो एक और नया बड़ा स्कैंडल है, इमरान खान की नकल करते करते मरीम नवाज पता नहीं किस किस चीज़ में फेल होंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। दूसरी तरफ जनाबे वाला इस वफाकी हुकूमत का, शहबाज शरीफ हुकूमत का सबसे बड़ा स्कैंडल शायद PIA की 10 अरब रुपए में सेल होगी। कहने को तो 110 अरब का बिका, लेकिन टोटल कुल मिलाकर जनाबे वाला हुकूमत को आए 10 अरब, बाकी सारा पैसा ले उड़े आरिफ हबीब, फौजी फर्टिलाइज़र एंड कंपनी। अब आरिफ हबीब साहब फरमा रहे हैं कि जी हुकूमत ने जेट फ्यूल में 150% इजाफा कर दिया, जेट फ्यूल बड़ा महंगा हो गया, हुकूमत ये फैसला वापस ले वरना PIA चल नहीं सकेगी, इसे बंद हो जाएगी। कोई भी कामयाब अच्छा बिजनेसमैन होगा, ठीक है, जो समझदार बिजनेसमैन होगा, जिसको 10 अरब रुपए में PIA मिल गई है पूरी की पूरी, उसमें जहाज़ मिल गए हैं, बिल्डिंगें मिल गई हैं, रूट्स मिल गए हैं, तो वो PIA चलाए या उसके टोटे टोटे करके बेचे। और ये जहन में रखिए कि PIA के ऊपर कर्जा 8 आने का नहीं है, सारा कर्जा हुकूमत ने अपने ज़िम्मे ले रखा है। हुकूमत ने इनको 110 अरब की बेची, साथ का जी 100 अरब आप लगाएंगे, बस 10 अरब हमें दे दें, 10 अरब उनके मुंह पे मारे, PIA अपने नाम कराए, अब उनकी मर्जी है PIA चलाएं या बेचें। तो आरिफ हबीब साहब फरमा रहे हैं इसमें फौजी फर्टिलाइजर्स भी बड़े मेजॉरिटी शेयर होल्डर के भी, ये चलेगी नहीं, बंद हो जाएगी। इस तरह हुकूमत ये फैसला वापस ले, यानी फौजी फर्टिलाइजर कह रहे हैं कि फैसला वापस ले, क्योंकि मेजॉरिटी शेयर होल्डर है फौजी फर्टिलाइजर है। बंद कर देंगे जब PIA, तो क्या होगा फिर, जो जहाज़ है PIA के जो लीज पर है वो वापस चले जाएंगे, जो अपने हैं वो बेचे जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद रूट्स सेल कर दिए जाएंगे, बेचे जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आ जाती है जनाब वो चीज़ जिस पे सब मरते हैं दिल का क्या करे साहब, हम उसी पे मरते हैं, वो है प्राइम प्रॉपर्टीज, क्रीम लैंड, ज़मीनें। PIA का कराची का हेड ऑफिस, इस्लामाबाद में ब्लू एरिया का ऑफिस, लाहौर वाला ऑफिस, और बेशुमार ज़मीन, अरबहा रुपए की ज़मीन, 10 अरब सिर्फ इन्होंने दिया है। और मेरा ख्याल है 5 अरब का कम से कम इस्लामाबाद का ऑफिस होगा PIA का, 5 नहीं तो 3 अरब का तो प्लॉट अभी, क्योंकि CDA ने सेल किया उसी साइज़ का, तो 3 अरब की तो ज़मीन है ही है आज की तारीख में। तो आप 3.5 अरब लगा लीजिए, ठीक है, 3.5 अरब तो ये वहाँ से वसूल कर लेंगे एक प्लॉट बेच के। आगे और कितने, कराची वाला इससे भी महंगा होगा। तो ये जनाब एक ख़बर है जो कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया तो सारी बातें नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा, आप सोचिएगा, आप कमेंट कीजिएगा कि मीडिया क्यों PIA की सेल के ऊपर एक लफ्ज़ नहीं बोलेगा। हालांकि इतनी 2 नंबर सेल आपने कभी ज़िंदगी में होते नहीं देखी होगी जैसी PIA की हुई, कि जिसने ख़रीदा हैयत ही चेंज होगी पूरे ग्रुप की। लेकिन खैर जनाबे वाला ये पूरा बंदोबस्त पहले से किया गया था, इसको लीगल दिखाया गया था जी हमें कि भाई लीगल है। दूसरी तरफ जनाब एक अखबार है, उसने एक स्टोरी की है जनाब, इंफ्रा न्यूज़ के नाम से एक वेबसाइट है, उसने स्टोरी की है। उसने कहा जनाबे वाला चेयरमैन CDA साहब जो है मोहम्मद अली रंधावा, बड़े ज़बरदस्त आदमी है, मेरे दोस्त हैं। उन्होंने रिसेंटली एक लग्जरी लैंड क्रूज़र एक्वायर की थी, ठीक है। वैसे CDA एम्प्लॉयज़, जो चेयरमैन CDA वो करोला यूज़ करता था, लेकिन उनके पास एक लैंड क्रूज़र थी। मेरा ख्याल है स्टोरी में हिंट किया जा रहा है LC 300 का, जो कि 9 से 10 करोड़ की पड़ती है आपको, नई जो लैंड क्रूज़र है जालिम किस्म की। तो उन्होंने कहा जी कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, उसके थ्रू इन्होंने एक लैंड क्रूज़र हासिल की और वो लैंड क्रूज़र इस्तेमाल कर रहे थे। नॉर्मली ऑफिशियल प्रोजेक्ट्स में PC1 में डाल देते हैं गाड़ी, फिर वो गाड़ी मंगवा ले जाते हैं, इस तरह सर्कमवेंट किया जाता है CDA के जो लोग हैं। तो सीनियर ऑफिसर उसके बाद उन व्हीकल्स को रिटेन कर लेते हैं, गवर्नमेंट रिकॉर्ड के बगैर ही, और चलाते रहते हैं। चेयरमैन, ये स्टोरी कहती है चेयरमैन जो है CDA वो इंटाइटल्ड नहीं है लैंड क्रूज़र का, लेकिन उसने ले ली और उसको देखा गया है CDA हेडक्वार्टर्स में, उसी व्हीकल में रजिस्ट्रेशन नंबर है CC1, चीफ कमिश्नर 1, ठीक है। ये उनके पास जो ऑफिशियल फॉर्च्यूनर थी टोयोटा, उसको असाइन था ये नंबर CC1, जो कि अब उन्होंने अपनी लैंड क्रूज़र को दे दिए। लेकिन जिस दिन ऑस्टेरिटी और फिर उसके बाद जो हुई, तो उसके बाद इन्होंने
अपने घर में इस्लामाबाद में ये गाड़ी खड़ी कर दी है और दूसरी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने डायरेक्टर पीआर से रब्ता किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। ठीक है, इससे पहले होंडा सिविक गाड़ियाँ भी ली गई थी सारे बोर्ड मेंबर्स के लिए और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के एवज ही ली थी। यानी जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू करते हैं उसमें PC1 में डाल देते हैं कि जी खर्चा जो होना है इसमें गाड़ी का भी खर्चा होना है। मैंने एक बंदे से पूछा, मैंने कहा जी रंधावा साहब बड़े ज़बरदस्त ऑफिसर हैं। कहते हैं जी वो ज़बरदस्त नहीं है, वो ज़बर जंग है। मैंने कहा इसका क्या मतलब हुआ? कहता है भाई ये शहबाज शरीफ को शिकायतें लगा रहे हैं ये स्टोरी वाले कि शहबाज शरीफ साहब को पता चल जाए तो क्या होगा। शहबाज शरीफ साहब रंधावा का क्या पढ़ सकते हैं, वो उनसे लेवल के ऊपर की चीज़ है। वो कहते हैं ग्रेड 20 के हैं, 19 के हैं, 17 के हैं, ग्रेड 1 के हैं। शहबाज शरीफ साहब की औकात ही नहीं रंधावा साहब को कुछ कहना है। आपने देखा नहीं उन्होंने कैसा जंगल काटा है इस्लामाबाद का सारा एक इशारे पर। किसके कहने पे काटा है? मैंने कहा जी किसके कहने पे काटा है आप बताएं। उन्होंने कहा जी आप इतने सादे नहीं हैं, आपको पता है किसके कहने पे काटा है? मैंने कहा जी मेरे को पता है किसके कहने पे काटा है। उन्होंने कहा बस फिर आप समझ जाए। तो मैं समझ गया, अब आप बताइए किसके कहने पे जंगल काटा है। हालात ये हैं वज़ीर आज़म की प्लानिंग के। खलीक यानी साहब ने डॉन में स्टोरी की है, उन्होंने कहा है जी कि पेट्रोलियम डिवीज़न के जो नंबर्स हैं, जो इस हफ्ता मार्च में अब तक ईंधन की खपत जो है वो मैक्सिमम रही है, ज़्यादा रही है। तो किफ़ायतशारी और इंजन की वजह स्कूल बंद करके बैठे हुए हमारे बोंगे और बचत प्लान जो था इनका वो ऐसा ही रहा है और इसी में जनाबे वाला चल रहा है सारे का सारा सिस्टम। खैर इसी तरह की प्लानिंग करते हैं यार, क्या इस पे बंदा बात करे, दुखी हो जाता है बंदा इन पे बात करने का। खैर फाइनेंशियल टाइम्स ने भाईजान एक स्टोरी की है, ज़्यादा स्टोरी छोड़ देते हैं लंबा हो जाएगा वीलॉग, छोटा सा पार्ट आपको बताता हूँ। उसमें फाइनेंशियल टाइम्स ने कोट किया एक पाकिस्तानी ऑफिशियल को जो कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझा है या है। उसने कहा यार ये मुआहिदा तो सऊदीया का डिफेंस डील तो गले ही पड़ गई है। तो उन्होंने कहा जी क्यों गले पै गई? उन्होंने कहा यार हमने तो सोचा था कि हमें कुछ कैश शैश मिलेगा और डेटरेंस काम आ जाएगा कि सऊदीया पे हमला हुआ तो जो है वो हम हमला कर देंगे, लेकिन वैसा तो कुछ नहीं हुआ। तो ऐ ना हो जंग विच ही वरना पै जाए। अब हुआ क्या, हमने ये मुआहिदा पिछले साल कर लिया, हमने बड़ा सेलिब्रेट किया, हमने कहा जी वन इन लाइफ टाइम डील कर लिया, हमने तवाइयाँ पढ़ दी हैं, हमने जो मार्का हक किया, हमने इंडिया को हरा दिया। उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान हमसे इतना इंप्रेस हो गया उसने कहा हमसे डील कर ले। उस टाइम भी मैं सोच रहा था कि सऊदीया को कौन सा इमिनेंट थ्रेट है जो वो हमसे मुआहिदा कर रहा है, लेकिन सऊदी ज़्यादा तेज़ थे, हम खुद थे, हमें पता नहीं था कि ईरान पर हमला करना और ईरान की स्टेटेड पॉलिसी है कि जहाँ से अटैक करके मैं वहाँ पर करूँगा। उसने सऊदीया को तुन के रख दिया माफ़ कीजिएगा। तो इसलिए उन्होंने पहले से ही हमला कर लिया कि जनाब ये साथ बैठा हुआ है, ये मारेगा फिर ईरान को। तो अब हम न तितर हैं न बटेर हैं, सऊदी नाराज़ हो जाएंगे, नहीं मारेंगे तो एक और मसला अपने लिए खड़ा कर लेंगे। ईरानी तो बाज नहीं आते, वो तो सीधा मारी जाएंगे डेली बेसिस पे मारी जाएंगे। और एयर डिफेंस हमारा इतने ज़्यादा रोक नहीं सकेगा जितना ज़्यादा ईरान ने बना के रखा, और हम क्यों लड़े ईरान के साथ। तो वो कह रहे हैं जी कि ऑफिशियल कोर्ट ने कोर्ट किया कि जी ना पैसे मिले ना हमारा डेटरेंस काम आया, उल्टा हम फंस ही गए। तो जनाब इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में बंद कमरों के फैसले हमेशा नुकसानदेह होते हैं, चाहे कितना ही बड़ा अहदेदार क्यों ना करे, चाहे वजीर आजम ही क्यों ना करे, चाहे सदर मुमलिकत ही क्यों ना करे। इज्तिमाई जहानत जो होती है वो हमेशा इंडिविजुअल जहानत से ज़्यादा होती है। और हमारे माफ़ कीजिएगा हमारे जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे लोग हैं उनके दिमाग बड़े छोटे हैं। फीडबैक आपने ज़रूर देना है, इन्फॉर्मेशन आपने ज़रूर शेयर करनी है मेरे से अगर आपके पास कोई है। बहुत सारे लोग फेसबुक में मुझे मैसेज भेजते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। एक साहब ने और भी इन्फॉर्मेशन भेजी थी, उनके किसी केस चल रहा है, वो भी उस पर भी वीडियो करेंगे कुछ अर्से में। काफ़ी सारी मैंने कर भी दी थी, बीच में बताता रहता हूँ आपको लोग जो भेजते हैं। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।